जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों आपका क्लास 10 सीजी बोर्ड साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है क्या इवोल्यूशन। इस चैप्टर को आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट देख लेने वाले हैं। और दोस्तों ये वाला जो सीरीज़ है ये पूरा ख़त्म होगा जब आपका पूरा साइंस का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। और फिर हम लोग पैरेलली इसके साथ सोशल का भी कोर्स कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग का भाई मेन टॉपिक जो है वो है क्या इवोल्यूशन। तो देखो यार, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर अपने में इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि ये इससे जो है 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और ये समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा क्या डायनासोर्स की थ्योरी जो दोस्तों जो किसने दी थी, डार्विन जी ने दी थी। किसने? डार्विन ने। तो डार्विन जो है ना वो जो है सैर पर निकलता है, तो वहां पर उसने क्या क्या चीजें देखी, बेसिकली हम लोग उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर होगा ये दोस्तों, फर्स्टली यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि बेसिक चीजें क्या है कि डायनासोर के एरा में क्या क्या हो रहा था और हमारे एरा में क्या क्या हो रहा है। और वो वहां से जो हम लोग थे, हम लोग को बोला जाता है ना हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए हैं, तो ये क्या है, एक इवोल्यूशन है। तो ये होता किस तरीके से, ये सब चीज देखने वाले हैं। तो जरा मैं आपको टॉपिक्स अगर बताना चाहूँ तो टॉपिक्स ये हैं। आपके फर्स्ट टॉपिक आ जाएगा क्या कि जो डायनासोर वगैरह कैसे टाइप के थे, वहां पर आपको लमेटा घाट, नर्मदा वैली, ये सब पढ़ा देंगे। उसके बाद बताएंगे क्या कि एडेप्टेशन क्या है, फॉसिल क्या है, स्पेसिएशन क्या है, ये सब चीजें बताएंगे। फिर हेरिडिटी बताएंगे। उसके बाद ना आपका थ्योरी निकलेगा क्या, डार्विनिज्म का, ठीक है, जिसमें उसने अपना पूरा बताया है। डार्विनिज्म एक बुक है जिसको अल्फ्रेड वेलेस जी लिखा है, उसका दोस्त है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को डार्विन ने लिखा है। ये सब चीज बताएंगे। बीगल उसका शिप का नाम था। ये सब चीज जो है आपको पूरी तरीके से शुरू से लास्ट तक पता चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं पीछे तरफ आपके लिए लिखते जाऊंगा, आपको अपनी कॉपी में नोट करते जाना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, इवोल्यूशन का बेसिक मतलब क्या होता है। तो इवोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक चेंज जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आता है, उसे इवोल्यूशन कहते हैं। और यह जो प्रोसेस रहता है ये बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहता है। क्या रहता है? टाइम कंज्यूमिंग। यानी कि ये जो प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे हौले हौले चलते रहते हैं। कैसे चलते रहते हैं? हौले हौले, ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन थ्योरी है ना, इसे ही किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। यानी आपको चैप्टर का मतलब समझ आ गया ना कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है। चेंजिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ड्यू टू इट्स नेचुरल फ्लक्चुएशंस एंड ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इवोल्यूशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा है उस प्रोसेस को, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर चेंज हो रहा है और वो बहुत लंबा टाइम ले रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इवोल्यूशन बोलेंगे। तो ये आपका क्या है, बेसिक मतलब इवोल्यूशन का। अब जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे कहानी की स्टार्ट ऐसे स्टार्ट होती है दोस्तों कि यहाँ पर हमको समझना होगा कि डायनासोर्स किस तरीके से खत्म हुए और उनके खत्म होने के पीछे कारण क्या क्या था। तो देखो, जो डायनासोर्स थे ना वो क्या हो रहे थे, अपने हैबिटेट में ना क्या सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। अब ये हैबिटेट क्या है सर जी? तो देखो, हैबिटेट का मतलब वो जगह होता है। देखो, आसपास में हमारे जो भी सराउंडिंग्स है वो क्या हो गया, हमारा हैबिटेट हो गया। जस्ट लेट फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लोग देखते हैं कश्मीर में, वहाँ का हैबिटेट क्या है? वहाँ का हैबिटेट कोल्ड है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उस हैबिटेट को ना अडेप्ट कर लिया है, जिस कारण से उनको ज़्यादा अच्छे से वो सर्वाइव कर पाते हैं। वहीं राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उन्होंने क्या किया है, गर्म जगह को अडेप्ट कर लिया है, जिस कारण से उन लोग का जो चमड़ी उमड़ी है ना वो सब वैसे ही बन गया है। और मान लो यहाँ छत्तीसगढ़ के आदमी को कश्मीर भेज दिया, वहाँ पे जाकर ठंडा में मर जाएगा, और उधर चले गए अभी गर्मी के दिन में तो पूरा चमड़ा उधेड़ देगा हम लोग का, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग उसके लिए क्या है, हम लोग उसको अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। जो जिसका जैसे जैसे जियोग्राफिकल एरिया रहता है, जो नेचर सेलेक्ट करता है, जिसको अभी डार्विन अपने थ्योरी में बताएगा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो वो सब चीज जो है ना उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो हो ये रहा था, डायनासोर जो है ना, डायनासोर एक समय पर आकर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटिंक्ट हो गए और डायनासोर नाम का कोई जीव रहता था। ये हमको कैसे पता चला? तो ये हमको फॉसिल्स के थ्रू पता चलते हैं। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं? तो डेड रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं। माने कि एंशिएंट डेड रिमेन जो रहता है ना ऑर्गेनिज्म का, वही क्या होता है? फॉसिल होता है। और आपको बेसिकली पता होगा जो शरीर रहता है वो पूरा गल जाता है, बस ओनली बोन बचे रहता है, ठीक है। क्या बचा रहता है? कंकाल। मतलब कि जो फॉसिल है वो क्या है, बेसिकली एक कंकाल है जो हमको एंशिएंट टाइम में मिला है, जिसको हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड से उसको कौन से समय का है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ जगह थे जहां पर हमको मिले। तो हमें अगर एग्जांपल लिखने के लिए आया तो हम क्या लिखेंगे? तो हमें नर्मदा वैली कहाँ है भाई? भारत है। भारत में पता है आपको, नर्मदा रिवर निकलता है विंध्याचल पहाड़ी से। तो जो नर्मदा नदी है वहां पर
लमेटा घाट नाम का एक वैली है, लमेटा घाट, वहाँ से हमको क्या मिलते हैं, डायनासोर्स के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ यानी कि वहाँ पे उनके बोन्स वगैरह सब हमको मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो उन डायनासोर के समय में ना बहुत तरीके के क्या पाए जाते हैं, फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना मतलब बेसिकली एनिमल्स और प्लांट्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते थे, जैसे कि एल्गी हो गया, फर्न हो गया, है ना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, क्या, गिंको, जो भी पेपर में आया था। ठीक है, गिंको क्या है, एक प्लांट है जो हमको कहाँ से मिलता है, जो अभी भी कहाँ है, जापान में है। वो जो है ना उस समय का सबसे मतलब ऐसा बोला जाता है कि डायनासोर के प्राचीन समय से वो गिंको प्लांट जो है ना वहां पर था। कौन सा प्लांट भाई, गिंको प्लांट। अभी मैं जो जो लिखते जा रहा हूँ उसको लिखते जाना, ठीक है। गिंको प्लांट, कौन सा प्लांट, गिंको प्लांट, गिंको प्लांट। ये क्या था भाई, उस समय का यानी कि डायनासोर्स के समय का क्या था, ये प्लांट था, गिंको प्लांट, एशियन टाइम का। ठीक है, और हम लोग ने क्या देखा अभी, लमेटा घाट देखा। ठीक है, अब जरा हम लोग अपने स्टोरी की ओर बढ़ते हैं, जो है क्या, डार्विन की स्टोरी। देखो, ब्रिटेन और यूरोप में उस समय के दौरान यानी कि 18 सेंचुरीज के दौरान क्या हो रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा होड़ लगी हुई थी कि कौन किस चीज को ज्यादा खोज पाता है। यानी कि सोचो, उस समय यूरोप इतना ज्यादा डेवलप्ड हो चुका था और हम लोग को दबा दिया था चोट्टा, कहीं का हमारे यहाँ आ गया था 1600 में खचराई करने के लिए, और अपना ईस्ट इंडिया कंपनी डाल के हम लोग के ऊपर गुलामी कर रहा है, और अपना क्या कर रहा है, वहां पे आर्कोलॉजिकल एविडेंस खोजने के लिए निकल पड़ा है। देख रहे हो, ये चोट्टे लोग ना बहुत कचरे हैं। इन लोग बस हम लोग को दबा कर रख दिए, हम लोग को यही सोचने में रख दिए कि भाई हम तुम तो हमारे गुलाम हो, और चोटे लोग देखो आज क्या क्या खोज खोज के निकाले हैं। ठीक है, तो ये 1800 के समय में ना अमेरिका और ये जो ब्रिटेन है, आपका जो फ्रांस है, ये जो बड़े बड़े जो कंट्रीज थे, उन लोग के बीच में होड़ लगी हुई थी कि हमें क्या करना है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस खोजना है। अब उसी बीच में एक आदमी आता है जिसका नाम रहता है R.H. विटेकर। वो चोट्टा 5 ठो फाइलम खोद देता है, किसका, किंगडम प्लांटी एनिमिलिया, ये सब आप लोग पढ़ा होगे। ठीक है, 9th क्लास में, वो बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये 5 ठो खोल दिया, कौन, R.H. विटेकर। अब देखो कौन, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। ये छोटा कौन है रे, ये 5 ठोक साला खोज दिया, हम लोग तो अभी कहीं नहीं खोजे हैं। अब फिर उसके बाद एक आदमी रहता है जिसका नाम रहता है डार्विन। वो जो डार्विन रहता है ना, उसको मन में मन मतलब वो बचपन से हर चीज के बारे में एकदम ज्यादा क्रियोसिटी से सोचता रहता था कि ये चीज हुई होगी तो कैसी हुई होगी करके। ठीक है, मतलब उसको ना इवोल्यूशन यानी कि जो फिशेस हैं, उसने क्या देखा, एक छोटी मछली को एक बड़ा मतलब एक छोटी मछली को एक बड़ा मछली खा रहा था, फिर उस बड़े मछली को एक और बड़ा मछली खा रहा था। तो वो सोच में पड़ गया कि ऐसा हो क्यों रहा है कि छोटी मछली को बड़ा मछली खा रहा है और बड़े को बड़े और खा रहा है, यानी कि ये किस लिए हो रहा है। इनको ये चीज की क्यूरियोसिटी थी और उन्होंने इस बारे में अच्छे से गहन अध्ययन किया, जिसके कारण कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो आप लोग जानते होंगे, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो वहां पर ये जो है ना बहुत ज्यादा मतलब क्या थे, माइंडेड किस्म के थे। अब विक्टोरिया को पता चला, अरे यार आपके आपके यहाँ भी तो एक ठोक है इंपॉर्टेंट आदमी, जिसका नाम डार्विन है। अब फिर विक्टोरिया उसको बुलाती, इधर आओ इधर आओ, डार्विन देखो तुमको खोजना है, कुछ भी करके कुछ खोज के लाओ, लेकिन खोज के लाओ। मैं तुमको अपना क्या बोलते हैं शिप देती हूँ, जिसका नाम रहता है क्या, बीगल। कौन से शिप है भाई, तो बीगल। जरा हम लोग अभी किसके ऊपर बात करें भाई, तो अभी हम लोग जरा डार्विन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डार्विन जो रहता है ना, डार्विन, तो ये जो डार्विन रहता है, ये बीगल शिप में, किसके, बीगल शिप में, बीगल शिप में निकल जाता है कहाँ पर, सैर पर। और किस सैर पर, अपना एविडेंस खोजने के लिए, आर्कोलॉजिकल एविडेंस। अब ये देखो, ये निकलता कब है भाई, तो ये निकलता है 27 दिसंबर 1831 में। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1836 में वापस आता है, माने पूरे 5 साल एकदम खोजता है। अब ये कहाँ कहाँ गया, ये सब बारे में जानते हो। और देखो बीगल का एक खासियत है कि वहां पर पूरा लाइब्रेरी सब था। अब देखो यार, रानी का कोई शिप है तो आप समझो ना वहां पे क्या होगा, लाइब्रेरी सब चीज एकदम तबाही था। ठीक है, तो ये जो डार्विन रहता है, अब जैसे हम लोग जानते हैं ना, जैसे हम लोग को कहीं और जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना एक ठोक संगवारी लेके जाते हैं। वैसे ही इसका एक दोस्त था जिसका नाम था क्या, एल्फ्रेड वेलेस। क्या नाम था, एल्फ्रेड वेलेस। इसी का एक दोस्त था जिसका नाम था क्या, एल्फ्रेड वेलेस, एल्फ्रेड वेलेस। ये इससे भी होशियार था, मतलब डार्विन से भी होशियार था। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, सैर पर निकल जाते हैं। अब ये देखो, ये खोजते खोजते कहाँ निकले। देखो यार, उस समय जो है ना वहां पर मैपिंग वगैरह उतने अच्छे से नहीं होता था। अब ये खोजते खोजते कहाँ, देखो मैं जरा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मैप वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या है आपका, ऐसा करके बना होगा क्या आपका, ये होगा साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है क्या, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर आए, कहाँ पर, यहाँ पर, ये कोंटा में आए, वहां कोंटा नहीं, ये कोंटा में आए। यहाँ पर एक जगह है, मतलब सॉरी यहाँ पर एक जगह है। ठीक है, ये आपका कोलंबो हो गया, यहाँ पर एक इक्वाडोर हो गया। तो ये लोग यहाँ से ऐसे घूमते 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 यहाँ पर आए। यहाँ पर एक आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड।
तो ये क्या है, इक्वाडोर। इक्वाडोर का ही एक आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड। तो ये गैलापागोस आइलैंड में क्या हुए, यहाँ पर अपना तेल फूल भरने के लिए उतरे थे। अब इन लोग ने देखा क्या, यहाँ पर तो एक ही जो है एक ही बर्ड था जिसका नाम था फिंच। और फिंच बर्ड का ही इन लोग ने 15 स्पीशीज देख लिया। कहाँ पर, वहीं पर। मतलब ये लोग क्या कर रहे थे वहां पर, जैसे आइलैंड में हम लोग टहल रहे हैं, ठीक है। अब ये लोग को टहलते टहलते दिख गया क्या, क्या बोलते हैं, डार्विन को, अरे यार यहाँ पे तो एक ही बर्ड का भाई 15 ठो की स्पीसीज दिख रहा है यहाँ पे, फिंच का 15, किसी का चोखी बड़ा हो गया, किसी का छोटा हो गया, किसी का जो अपना उड़ने का विंग्स रहता है वो बड़ा हो गया, छोटा हो गया, किसी का एकदम विशाल है, कोई आके मछली पकड़ रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। मतलब वो लोग देखने लगे, अरे यार एक ही बर्ड का ना यहाँ पर तो बहुत सारा स्पीसीज है, ये हुआ कैसे। अब ये लोग थोड़ा गहन अध्ययन करने लगे। अब इनको थोड़ा समझ में आया कि जो ना माउंटेन में थे ना, जो लोग माउंटेन में थे, जो बर्ड्स माउंटेन में थे, उनका विंग का साइड बड़ा था, और जो लोग नीचे में रहते थे उन लोग का विंग का साइज छोटा था। इसने दिमाग लगाया, अरे यार ये तो हुआ ऐसे होगा कि इन्होंने उस जगह को अडेप्ट कर लिया। यानी कि इन लोग ने क्या किया, हमें मतलब माउंटेन में अगर भाई बड़ा विंग रहेगा तब ना जाके कोई आदमी माउंटेन में उड़ा के चढ़ेगा, तो वो क्या लगने लगे, बड़ा जो विंग रहेगा जल्दी फड़फड़ाएंगे और फड़फड़ा के फिर ऊपर चढ़े जाएंगे। तो ये दिमाग लगाया, और छोटे लोग को ज्यादा जरूरत नहीं, इसलिए उन लोग को नीचे में रखे। और जो ऊपर में थे ना, उन लोग का चोंच भी बड़ा था, तो ये दिमाग लगाया कि ऊपर से उन लोग क्या करते होंगे, मांसाहारी होंगे, इसलिए वो लोग मछली को पकड़ने के लिए ना उनको अंदर जाना होगा, इसलिए वो लोग चोंच को बड़ा किए हैं। तो फिर इसने क्या दिमाग लगाया, और इसने अपना एक थ्योरी लिखा और एक बुक लिखा। ये इतना ही नहीं था, यहाँ से इक्वाडोर के बाद ये क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बहुत जगह घूमा, फिर वहां तक 5 साल तक एकदम घूमा। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने अध्ययन किया। तो दोस्तों यहाँ तक क्या था आपका डार्विन का ये जो है पूरा स्टोरी था। अब इसके साथ कौन था, एल्फ्रेड वेलेस, जो इसी की बातों को अपने बुक डार्विनिज्म में लिखता है। अब जरा हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं भाई, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसने 5 साल में जो है गहन अध्ययन किया। अब इसने क्या किए, क्योंकि थ्योरी दिए, क्या दिए, थ्योरी, जिसको हम लोग इवोल्यूशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इवोल्यूशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, इवोल्यूशन थ्योरी। यह जो थ्योरी था इसे बेसिकली डार्विन ने दिया था अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। किसमें दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये जो एक बुक था बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब इसमें ना इसने ना कुछ टर्म्स जोड़े थे। क्या क्या जोड़े थे, टर्म्स। इन टर्म्स को आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इसने बोला था क्या, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। और इसी का हम लोग ने क्या निकाला, एक और आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम लोग ने बाद में निकाला, ठीक है, जिसको हम लोग ने क्रॉस ब्रीडिंग कर क्या निकाला, एक अलग सा ऑर्गेनिज्म बनाया। दूसरा चीज ये था, सबके बारे में समझाऊंगा। दूसरा चीज ये सा इसने बताया बायोलॉजिकल स्पीसीज के बारे में, ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होते हैं, ठीक है। फिर तीसरा इसने बताया स्पेसिएशन के बारे में, ठीक है। फिर इसने बताया एडेप्टेशन के बारे में, ठीक है। फिर इसने बताया क्या कि ये जो एडेप्टेशन हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, तो हैबिटेट के कारण। तो इसने हैबिटेट भी बताया कि हैबिटेट क्या होता है। ये सब चीज़ इसने अपने थ्योरी में बताया था, किसमें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। अब नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, तो देखो, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जो हैबिटेट है ना, जो हैबिटेट और इन्वायरमेंट हमारे लिए नेचर सेलेक्ट कर रहा है, मतलब कि द इन्वायरमेंट विच इज सेलेक्टेड बाय नेचर फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर रहा है हमारे लिए, जिसको हम लोग को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमने उस जगह को अडेप्ट नहीं किया तो हम लोग का मृत्यु हो जाएगा। ये किस में बताया, तो नेचुरल सिलेक्शन में बताया। माने कि इसको आप लिखोगे कैसे, तो द इन्वायरमेंट और हैबिटेट विच इज सेलेक्टेड बाय नेचर फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। माने कि जो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से होता है। अब उसी का हम लोग ने एक और बिहाइंड निकाला, जो क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसमें हो ये रहा था, देखो, नेचुरल सिलेक्शन में होगा ये कि इवोल्यूशन तो होगा, लेकिन इवोल्यूशन बड़ा ही धीरे होगा, और जो ऑर्गेनिज्म है ना उसमें डाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम लोग ने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट स्पीसीज को, जैसे कि देखा, हमने देखा क्या, फिंच एक बर्ड है। अब फिंच बर्ड का ही हम लोग ने 15 स्पीसीज देखा ना, वैसे ही किसी एक ऑर्गेनिज्म का हम लोग
ने दो अलग अलग स्पीसीज लिया और उनका क्रॉसिंग करवाया, और उनके क्रॉस करने से ना हमें इस प्रोसेस को क्या दिया, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बोला। और यही जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, इससे हम लोग ने हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया, जिसके द्वारा वो क्या हो गया, और भी ज्यादा मतलब उसमें क्वालिटीज आने लगी। जैसे कि हम लोग ने क्या किया, दो डॉग्स का क्रॉस कराया, जिससे क्या हुआ, आपने सुना होगा लेब्राडोर, है ना, लेब्राडोर जो है और जर्मन शेफर्ड, तो ये लोग जो है क्रॉसिंग से आए थे। तो ये लोग जो है इन लोग का ओरिजिन हुआ, माने जो लेब्राडोर ये लोग है ना, इन लोग का क्या हुआ, मतलब बड़ा बड़ा प्रजाति आया होगा, जैसे आपने पिटबुल का नाम सुना होगा। तो ये सब जो है ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा हुआ। अब इससे आप लोग को क्या लिखने आया होगा कि डिफरेंस बिटवीन, बताओ भाई। तो नेचुरल सिलेक्शन में आप लिख दोगे कि जो इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है नेचर हमारे लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए, वो नेचुरल सिलेक्शन होता है। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म में चेंज आ रहा है, तो उसे हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलेंगे फर्स्ट। उसके बाद सेकंड में क्या लिखोगे कि नेचुरल सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या बोलते हैं, कंपैरेटिवली इसका स्पीड जो है कम रहता है और उसका स्पीड ज़्यादा होता है, ठीक है। और तीसरा आप लोग एग्जाम्पल लिख देंगे कि इसका नेचुरल सिलेक्शन का, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन में ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हाइब्रिड क्रॉसिंग, ठीक है, ये बता देंगे। बायोलॉजिकल स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो सेक्सुअली इंटरब्रीड करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं। स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है, तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इज कॉल्ड स्पेसिएशन। अब इसको घुमा के आप कैसे लिखोगे, तो इसमें घुमा के क्या दिया रहेगा कि बायोलॉजिकल स्पीसीज मतलब आप समझा दोगे कि जो सेक्सुअली इंटरब्रीड करते हैं वो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन कई कारणवश से, मतलब हैबिटेट में चेंज आने के कारण से वो लोग क्या करते हैं, सेक्सुअली इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उनमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, और ड्यू टू द एडेप्टेशन प्रोसेस, यानी एडेप्टेशन प्रोसेस के कारण उनमें कुछ वेरिएशंस आती हैं, और उन्हीं वेरिएशंस के कारण एक नया ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, फॉर्म हो जाता है, जिसे हम लोग स्पेसिएशन बोलते हैं। बतवा तो बराबर ही है भाई, मैं क्या बोल रहा था, द फॉर्मेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, मतलब जो पहले ऑर्गेनिज्म थे उनसे नवा बना दिए, वही तो ये भी बोल रहा है, बस उसको घुमा के बोल देंगे, ठीक है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, तो द प्रोसेस, ठीक है, एक एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है ऑर्गेनिज्म है वो बेटर सूट करता है किसको, नेचर को। यानी कि अगर आपने किसी नेचर को अडेप्ट कर लिया ना, मतलब आप वहां पे रहने के लिए बस गए ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्या, वहां पर रहना। मतलब कि एडेप्टेशन वो प्रोसेस है भाई जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म को बेटर सूटेड किया जाता है उस इन्वायरमेंट में। जैसे कि हम लोग ने अपने एरिया को अडेप्ट कर लिया है, जिसके द्वारा हम लोग को यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होती, हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ रह रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेटर सूटेड हैं उस इन्वायरमेंट के लिए, जिसके कारण क्या कहा गया है, इसे एडेप्टेशन कहा गया है। उसके बाद आता है क्या, हैबिटेट। हैबिटेट वो जगह है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। अब वो ऑर्गेनिज्म वहां इसलिए रहता है क्योंकि उसे वो जो जगह है वो अच्छे से नेचर ने दी है और उसने उसे अडेप्ट कर लिया, मतलब समझ रहे हो, सब एक ही है। मतलब जहां पर अगर मान लो मैं कश्मीर में पैदा हुए रहता, तो मैं कश्मीर का हैबिटेट क्या करता, वहां से अडेप्ट कर लेता, और उसे अडेप्ट करने के बाद ना मुझे वहां का वातावरण अच्छा लगने लगला, फिर मैं अगर इधर आता तो मेरा एडेप्टेशन, जो मेरा जो हैबिटेट है वो चेंज हो जाता, जिसके कारण मुझे यहाँ की हैबिटेट को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता, ठीक, मतलब अडेप्ट करने में टाइम लगता। माने हम लोग अगर कश्मीर में पैदा होते तो वहां के अकॉर्डिंग जीते, यहाँ पैदा हुए तो इसके अकॉर्डिंग जी रहे। यही क्या है, इसका पूरा थ्योरी का सार है, ठीक है दोस्तों। तो इसने ये सब चीज अपने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा था। अब आप सोचोगे कि ये ससुरा अल्फ्रेड वेलेस कहाँ भाग गया रे, तो ये अल्फ्रेड वेलेस क्या करता है, इसी के साथ डार्विनिज्म लिखता है, जिसमें उसने डार्विन की एक एक बातें बताई है कि वो किस तरीके से इन सब चीजों को खोज रहा था। जैसे हम लोग ने देखा कि जो हम लोग, मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि वो लोग कहाँ गए, पहाड़ में चढ़े, फिर उन लोग ने देखा क्या, जो बड़ा चोचका वाला, फिर फड़फड़ाया वाला बड़ा बड़ा पंख जो हम लोग देखा, वो सब क्या, वो सब किसने बताया था, तो वो सब अल्फ्रेड वेलेस ने अपने बुक डार्विनिज्म में बताया था, जिसमें डार्विन की आइडियोलॉजी को बताया गया था, जिसको इसने जो है अपने सफर के वहीं लिख रहा था, मतलब लाइब्रेरी था ना, बीगल वहीं पे बैठ के अपना लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और डार्विनिज्म के बारे में। अब ये तो थी क्या मोटी मोटी बातें, अब जरा हम लोग को थोड़ा मेन थ्योरी के बारे में समझना होगा। तो इवोल्यूशन थ्योरी में हम लोग ने क्या देखा भाई, यहाँ पर हम लोग ने स्पेसिएशन देखा, एडेप्टेशन देखा, क्या बोलते हैं, हैबिटेट देखा, है ना, फॉसिल वगैरह जितना चीज है सब इसी में भर देना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन देखा, बायोलॉजिकल स्पीसीज देखा, सब चीज देखा। अब डार्विनिज्म में क्या है भाई, तो उसमें आइडियोलॉजी बताई गई है, ठीक। तीसरा चीज हम लोग को देखना है क्या, आपका होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। देखो होमोलॉगस ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहा जाएगा, देखो
देखो मतलब कि जिस जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, आप लोग को पता है कुत्ता है, ठीक है, और डॉल्फिन है, ये सब चीज जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। लेकिन आप लोग ने कभी सोचा है कि एक डॉग है, डॉग का जो पैर है ना, पैर, वो उसका ओरिजिन भी वहीं से होता है जहां से डॉल्फिन के विंग का, यानी कि डॉल्फिन का जो सॉरी वेल का जो अपना वो रहता है नहीं, बाहर का छिलका, ठीक है, विंग्स, उसी से वो तैरता है। वो तैरने वाला जो विंग रहता है और उसका जो पैर रहता है, वो दोनों जो है एक ही जगह से ओरिजिन होते हैं, ठीक है, उन दोनों का ओरिजिन साइट एक है। लेकिन दोनों का वर्क क्या है, तो भाई कुत्ता क्या करता है, अपना चलने के लिए करता है, और वो किस लिए करता है, तो वो स्विम करने के लिए करता है। यानी कि जिन ऑर्गन्स के ओरिजिन साइट तो सेम रहेंगे, ठीक है, जिन ऑर्गन्स के ओरिजिन साइट तो सेम रहेंगे, लेकिन फंक्शन सेम नहीं रहेगा, दूसरा करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, होमोलॉगस ऑर्गन्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, होमोलॉगस ऑर्गन्स। जैसे मैंने आपको कुत्ते का एग्जांपल दिया, और क्या बोलते हैं, डॉल्फिन का एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद वेल का एग्जांपल दूंगा, जिसका भी एग्जांपल आप लेना चाहें, जिसके ओरिजिन साइड तो सेम है लेकिन वर्क डिफरेंट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका होमोलॉगस। लेकिन इससे अपोजिट एक और, मतलब कि जिसमें ओरिजिन साइड डिफरेंट रहेगा, जैसे कि बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का ओरिजिन साइड नीचे से होता है, ठीक है, और जो आपका बैट हो जाएगा, बैट यानी कि आपका चमगादड़, तो चमगादड़ में क्या होता है, उसका हाथ देखना ऐसे पूरा तीन तीन ठो उसका क्या निकले रहेगा, हड्डी निकले रहता है, और जो बटरफ्लाई रहता है ना, वो एक ही जगह से चिपके रहता है। तो उन दोनों का क्या है, ओरिजिन साइड डिफरेंट है, लेकिन दोनों काम क्या कर रहे हैं, उड़ने का काम कर रहे हैं, तो उड़ने का काम दोनों कर रहे हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, एनालॉगस ऑर्गन्स कहा गया है। माने जिनका ओरिजिन साइड तो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट कर रहे हैं, उन लोग को क्या कहा जाएगा, होमोलॉगस। और जिन लोग का ओरिजिन साइड डिफरेंट है और क्या बोलते हैं, फंक्शन सेम कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाएगा, एनालॉगस। मतलब एक याद रखो, दूसरे का अपोजिट लिख देना उसको, ठीक है। तो ये होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स है। तो ये तो था क्या दोस्तों, आपके इस पूरे चैप्टर्स के जो मेन टॉपिक्स थे वो सब मैंने बता दिए हैं। लेकिन अभी आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है, मतलब आप पढ़ रहे हो भाई तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज तो बनना चाहिए। तो यहाँ पर ना, जैसे डार्विन था, अल्फ्रेड वेलेस था, वैसे ही यहाँ पर दो साइंटिस्ट और थे जिनके बारे में हमारे बुक में तो नहीं दिया गया। ये कौन कौन थे, तो एक था कौन, ह्यूगो डिवरिस, और एक था जिसने अपना म्यूटेशन थ्योरी दिया था, और एक था लाइमार्किज्म। अब ये जो लाइमार्क था ना, ये लड़का था एक नंबर का। लाइमार्क क्या बोलता है कि जिराफ जो है ना, जिराफ को ना जमीन में ना हरा हरा घास नहीं दिख रहा था, उसको ना ऊपर का जो घास था ना बहुत पसंद आया। अरे यार, मेरे को तो ऊपर का घास खाना है। वो रात भर दिन भर क्या करता था, उसको देखते रहता था, और देख देख के ना उसका गलवा घिंचा गया, यानी पूरा गला जो है ना उसका घिंच गया, उसका जो नेक था ना वो पूरा स्ट्रेच हो गया, और पूरा स्ट्रेच करके ना वो इतना ना स्ट्रेच कर लिया कि जब तक उसको ना क्या ना मिल जाए, क्या बोलते हैं, ऊपर का पत्ती ना मिल जाए। तो वो क्या बताया कि जो फिजिकल चेंज हो रहा है ना हमारे बॉडी में, वो हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है। माने कि हम लोग जिस चीज को ज्यादा यूज करते हैं वो चीज हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। माने अगर मान लो कोई आदमी ज्यादा बात करे तो उसका जीभ बढ़ जाएगा, ये अंडरस्टैंड लॉ दे दिया। मतलब जैसे मान लो मैं ज्यादा देर तक ऊपर देख रहा हूँ तो मेरा गला कुछ दिन में इतना बड़ा हो जाएगा, मैं जिराफ बन जाऊंगा। तो ये लाइमार्क ने क्या दिया था, अपना लाइमार्किज्म दिया था। और एक था कौन, ह्यूगो डिवरिस। ह्यूगो डिवरिस ने अपना म्यूटेशन थ्योरी दिया, जिसे हम लोग आज हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। अब ये हेरिडिटी नाम का पूरा आपको चैप्टर 15 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटी हम लोग उसी में बात करेंगे। लेकिन ये हेरिडिटी क्या था, हेरिडिटी का मतलब आप सिंपल समझो कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर ट्रैवल करता है ना थ्रू जीन्स, भाई जीन ही तो क्या है, जीन क्या है, जीन के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर आपका जितने भी इंफॉर्मेशन है बॉडी का वो रहता है। तो भाई जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई कैरेक्टर्स ट्रैवल होते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, म्यूटेशन। यानी कि एक से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। और कैरेक्टर्स अगर वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, उसी को क्या कहा जाएगा, हेरिडिटी। बस ये दो सिंपल चीज था जो आपको समझने थे। अब ये म्यूटेशन थ्योरी मैंने बता दिया, ह्यूगो डेवरिस, और ये लाइमार्किज्म बता दिया। और इसमें याद रखना ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का नाम, गिंको प्लांट को याद रख लेना, होमोलॉगस, एनालॉगस, नेचुरल सिलेक्शन, क्या बोलते हैं आपका आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उसके बाद आपको याद क्या रखना है भाई, इवोल्यूशन का थ्योरी याद रख लेना, 4 पॉइंट जो आपको लिखने के लिए आएंगे। यही सब जो है आपको लिखना है। क्या लिखना है, बायोलॉजिकल स्पीसीज क्या होते हैं, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या है, वेरिएशंस कैसे होते हैं। तो वेरिएशंस के बारे में जरा सुन लो। वेरिएशंस होता क्या है, बेसिकली जब हम लोग किसी चीज को अडेप्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसके लिए हमें कोई चीज वेरिएशन में लानी होती है। जैसे कि अगर मान लो आप चेन्नई तरफ गए तो आपको इडली डोसा ये सब खाना पड़ेगा, और अभी जो छत्तीसगढ़ वाले लोग, भतेड़े लोग, वो लोग क्या करें, हम लोग कहाँ जाएंगे, इडली डोसा खाएंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक आध हफ्ता हम लोग को कुछ लगेगा, उसके बाद इडली डोसा जो है ना हम लोग के ना एकदम
फैमिलियर हो जाएगा हमारे लिए, हम लोग को वही अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, वो क्या हो गया, हम लोग ने अपना जगह मतलब हम लोग ने अपना क्या किया, हम लोग ने अपना दिनचर्या चेंज कर दिया और हम लोग ने अडेप्ट कर लिया उस चीज को। क्यों? क्योंकि हमें वहां पर क्या मिल रहे थे, हमने वहां पर वेरिएशन किया, अपने शरीर में वेरिएशन किया। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल था। जरा इस एग्जांपल से समझो, एक डायनासोर था। ठीक है, तो डायनासोर के समय में ना वहां पर हीट बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। क्या बढ़ रही थी? हीट। वहां पर ना हीट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब एक डायनासोर था जिसको अंडा देना था। अब वो अंडा देता था ना, तो होता ये था कि जिसकी जितनी एनर्जी थी, और उस समय हीट के कारण क्या हो रहा था, प्लांट वगैरह कुछ उग नहीं रहे थे। वो जो एग था ना, उसका सेल बनाने में ही पूरा एनर्जी निकल जाता था। तो उसने क्या किया, अडेप्ट किया और फिर उसने डायरेक्ट बर्थ बर्थ देना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग आज विविपोरस के नाम से जानते हैं। वहां पर उस समय उसने क्या किया, एडेप्टेशन के थ्रू वेरिएशंस लाया अपने शरीर में, जिसके द्वारा वो क्या किया, एग को छोड़कर अब क्या कर रहा था, वो एडेप्टेशन के थ्रू सीधा मैमल को प्रोड्यूस कर रहा था। तो यही क्या हो गया, आपका आपका वेरिएशंस हो जाएगा। वैसे है आपका एग्जांपल देगा कौन, कोतुमसार केव का। कोतुमसार एक हाईली डार्क केव है, जहां पर बहुत ज्यादा डार्क रहते, वहां पर जो है ना फिशेस रहते थे। तो वहां पर ना फिशेस को ना रहना जमता नहीं था। तो वो जो फिशेस वहां पर रह गए, उन लोग ने क्या किया, अपने शरीर में एडेप्ट किया कोई चीज, जिसके कारण कुछ वेरिएशंस प्रोड्यूस हुए, और उस वेरिएशन के कारण वहां पर ब्लाइंड फिशेस प्रोड्यूस होने लगे। तो ये कोतुमसार का एग्जांपल आपको लिखना होगा, और यहाँ पर फिंच का एग्जांपल लिख देना अगर इवोल्यूशन वगैरह है दोस्तों। तो यहाँ पर भाई इस चैप्टर में बस आपका इतना ही था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।